आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विथ फौजी फैमिली वीडियो क्लास में मैं कमांडो आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि मैं जो भी कर रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं या फिर जो भी स्टडी मटेरियल मेरे भाई बहनों के पास पहुंचा रहा हूं, वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इस मामले में है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। साथ ही दोस्तों डिटेल से हम उस टॉपिक को देखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास में एक कलम और एक होनी चाहिए नोटबुक। तो ये जो कलम और नोटबुक है उससे दोस्तों आपको नोट्स बनाते रहना है और उसका रिवीजन करते रहना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है अपने दूसरे भाई बहनों के साथ में शेयर भी करना है, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ, और जो नहीं पढ़ने वाले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी खुशी की बात यह है कि दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। तो जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमें मिलेगी और हमें दोस्तों एक अच्छी सरकार चुनने के लिए भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। हम जो भी दोस्तों चाहे वो पीएम का ताज हो या फिर सीएम का जो भी ताज हो, जो हम चुनते हैं उसको चुनने के लिए हमें दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था यानी दोस्तों इंडियन पॉलिटी की जानकारी होनी चाहिए। जब तक दोस्तों ये जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम किस प्रकार चुनेंगे, उनका चुनाव कैसे करेंगे। और उनका चुनाव करना मतलब है दोस्तों हमें अपने कैरियर का, अपने जीवन का चुनाव करना, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक पॉलिसी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, चुन कौन रहे हैं, ठीक। तो इसलिए दोस्तों क्या है, जो जो निर्णय होते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, सरकार में जो भी चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं जो हमने चुन के संसद में भेजे हैं वही पॉलिसी बनाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें इंडियन पॉलिटी के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तब जाकर हम एक अच्छी सरकार चुन सकेंगे, एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए दोस्तों सरकार के प्रत्येक फैसले, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें सरकार का चुनाव किस टाइप से करना चाहिए और इससे संबंधित दोस्तों इंडियन पॉलिटी आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत का जो संविधान है उस संविधान का विकास। और ये दोस्तों संविधान का विकास की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चल रही है इसका पार्ट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले दोस्तों 2 पार्ट आपके लिए अवेलेबल है, उसको दोस्तों आप देख सकते हैं और उनको देखने के बाद ही आप तीसरे चैप्टर पर आइए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इससे पहले के टॉपिक नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर दोस्तों इस चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। वो चीज़ दोस्तों जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो भी आपका डाउट दूर हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों हम भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में देखेंगे दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इससे संबंधित भी हम देखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब दोस्तों ये जितने भी अधिनियम है इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। जब तैयारी अच्छे से करेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन भी बनेंगे। जब क्वेश्चन बनेंगे तो दोस्तों उस क्वेश्चन के लिए अपने को तैयार रहना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित है।
और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब यूपीएससी के क्वेश्चन में इसलिए शामिल करता हूँ दोस्तों कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी दोस्तों इन क्वेश्चन से रिवीजन हो जाता है उनका। और बाकी दोस्तों उनके पास में नॉलेज का तो अथाग भंडार है मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अवश्य देते रहिए। जो भी मुझसे गलतियां हो रही है उसके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए ताकि मैं आने वाले समय में उसका सुधार ताकि दोस्तों मैं उन गलतियों का आने वाले समय में सुधार कर सकूं। और इस वीडियो के अंदर जो जो कमियां हैं दोस्तों आप बताते रहिए मुझे ताकि मैं आने वाले समय में उसका सुधार अवश्य करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। क्या दोस्तों 1909 का जो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें पहली बार इस तरह की शक्ति दी गई बजट पर बहस करने की। उसके बाद में इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई या फिर शुभारंभ हुआ। उसके बाद में इस अधिनियम को क्या कहा जाता है दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों उत्तर का चयन करना आपको दिए गए कोट में से। अब आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में आपको आंसर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो उसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है कब, 1858 के चार्टर, ये जो चार्टर अधिनियम तो दोस्तों 1853 के बाद समाप्त हो गए थे। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम शुरू हो जाता है। और ये अधिनियम दोस्तों 1857 की जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद में क्या होता है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम लेकर आती है। ब्रिटेन या फिर अंग्रेज जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त करके उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो जाता है। अब दोस्तों ब्रिटिश ताज आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं तो इसका शासन है वो शुरू हो जाता है। और वो दोस्तों 1858 में शुरू हुआ और कब तक चलता रहा दोस्तों, देश आज़ाद होने तक यानी 1947 तक चलता रहा। उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। अब दोस्तों वनडे एग्जाम से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, किसे बनाया गया, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम पारित किए जो भारतीय परिषद या फिर दोस्तों भारतीय प्रशासन का आधार बनी। अब दोस्तों भारतीय जो परिषद थी उसमें क्या कर दिया जाता है दोस्तों, संसद में क्या है कुछ अधिनियम पारित करते हैं जिससे भारतीय जो प्रशासन था उसकी आधार बन जाती है, आधारशिला बन जाती है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भारत का शासन ब्रिटिश जो ताज है या फिर दोस्तों जिसको हम सामग्री भारत का शासन ब्रिटिश ताज के ओर से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भारत सचिव को चलाना था। अब दोस्तों भारत में क्या है एक भारत सचिव नियुक्त किया गया, उसके साथ सहायता के लिए क्या कर दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर 15 सदस्य परिषद का गठन किया जाता है। जिस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं वर्तमान में जो होता है, उस समय तो होता था भारत सचिव, लेकिन
आज का वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उसकी सहायता के लिए दोस्तों एक कैबिनेट होता है। उसी प्रकार दोस्तों भारत सचिव का कैबिनेट कौन था, उसमें 15 सदस्य भारत परिषद के द्वारा ये उस समय का है विस्तार। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइस राय कर दिया जाता है। अब दोस्तों गवर्नर जनरल जो था उसका नाम 1858 के एक्ट से क्या कर दिया जाता है, वाइस राय कर दिया जाता है। क्राउन का प्रतिनिधि वो था, आपको पता है दोस्तों। उसके लिए है भारत राज्य सचिव, भारत का जो सचिव होता था दोस्तों उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता था वो। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वाइसराय भारत में बैठता था, और ये दोस्तों सचिव कहाँ बैठता था, ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें बैठता था ये। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आज्ञा मानने के लिए बाध्य था, कौन था, वाइसराय, किसकी, भारत सचिव की आज्ञा मानने के लिए बाध्य था। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्तमान सरकार से संबंधित अगर देखा जाए तो दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बाध्य का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई बिल पास हुआ लोकसभा में, उसके बाद में राज्यसभा में, उसके बाद में जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने मान लीजिए दोस्तों, अगर वैसे दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो इस तरह की स्थिति नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी हो सकता है राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी ना दे, इस तरह की शक्ति है। लेकिन दोस्तों अगर वो विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो संसद अगर वापस उसमें किसी भी प्रकार का, लोकसभा हो राज्यसभा हो, अगर संशोधन करती है अच्छी बात है, नहीं करती है तब भी दोस्तों अगर वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये दोस्तों उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति को भी आप समझते जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे इस एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड, यानी दोस्तों नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित या फिर ब्रिटिश ताज से संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में दोस्तों अब देख लेते हैं हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब दोस्तों 1861 का जो अधिनियम है ये भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब दोस्तों वायसराय को अपनी परिषद को विस्तृत करने हेतु अब विस्तृत करने की शक्ति दी जाती है। तो उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए उसने क्या किया, 3 जो महाराजा थे या फिर भारतीयों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, गैर अधिकृत रूप से मनोनीत करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है, जिसके अंतर्गत 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया दोस्तों, 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को अपनी परिषद में शामिल किया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान स्थिति को देखिए, उस समय की स्थिति को देखिए। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है, सबसे पहले मनोनीत करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी, नंबर 1 चीज, और किसने नियुक्त किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। कौन कौन थे दोस्तों, 3 थे, बनारस का एक राजा, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और ये सर दिनकर राव। कितनी खुशी हुई होगी इनको उस समय जब इनको मनोनीत किया है। अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये स्थिति उस समय से चली आ रही है और वर्तमान में चल रही है। तो उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। अब दोस्तों 1874 आते आते कंपनी को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक आंसर आपको देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में कब आई थी और कब से कब तक दोस्तों उसका
व्यापारिक अधिकार रहा, पूर्णतः उसका अधिकार कब समाप्त किया। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों 1861 का जो अधिनियम है, इसके तहत बंगाल के अंदर दोस्तों 1862 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP 1866 तथा पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन करने से संबंधित प्रावधान किया गया। इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब दोस्तों मैप, मैंने एटलस के बारे में आपको पहले से बताया दोस्तों कि आप जब भी पढ़ते हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, कोई भी घटना पढ़ते हो तो एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास में एक मैप होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। उस तरह से दोस्तों एटलस भी होनी चाहिए और आपको इनका प्रयास अच्छे से करते रहना चाहिए लोकेशन का। जब तक प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों तो वो आप भूल जाएंगे आने वाले समय में, धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस टाइप से हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब दोस्तों इन पर आपको विचार करना है। विचार किस चीज़ पे करना है? जो आपने नोट्स बनाया है, पढ़ा है, उसी को रिवीजन करके इसका आंसर देना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था आपके पास में नोटबुक कलम होनी चाहिए, रिवीजन करते रहिए। तो अगर आपने नोट्स बनाया तो दोस्तों इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित, प्रांतों में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अब दोस्तों यहाँ पर कथन दे दिए 5 और उपरोक्त में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? अब दोस्तों आपको बताना है जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके अंदर क्या ये पांचों व्यवस्थाएं थी या स्थापना हुई थी। तो इससे संबंधित दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए 1 3 4 5। अब मिस कौन सा हो गया दोस्तों वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उसके लिए व्याख्या पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वो दोस्तों आप इनमें से आराम से एक क्वेश्चन से 4 4 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ये सी इसका राइट आंसर कैसे है या फिर इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। कथन 2 आपने देख लिया दोस्तों, असत्य है। प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा या फिर इस अधिनियम के द्वारा 1919 में लागू की गई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है, केंद्र में लागू कर दिया जाता है। इससे संबंधित दोस्तों ये है। तो अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि 3 जो सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के बीच होना था। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि जैसे करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। तो इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ये तभी संभव है दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई है? वो 1937 के अंदर की गई है। लेकिन दोस्तों किस अधिनियम के आधार पर की गई है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस अधिनियम के तहत एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया की गई और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल आपातकाल की घोषणा कर 6 महीने के लिए केंद्र सरकार के सभी कार्यों को सीधे
अपने उत्तरदायित्व में ले सकता है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है आपातकाल स्थिति, तो गवर्नर जनरल उस समय घोषणा करने से क्या होता, 6 महीने तक जो शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता था। अब दोस्तों आप बताइए कि वर्तमान समय में अगर आपातकाल लगता है तो पहली बात तो आपको ये बताना है कि आपातकाल के कितने प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत कौन कौन सा आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे और आने वाले वीडियो में इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक ही पर्पज है कि यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका एक क्वेश्चन हल हो जाता है। और अगर आप अलग एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल वगैरह के देते हैं तो उसमें आपका एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, या फिर दोस्तों इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध व्यवस्था स्थापित की गई, या फिर दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो कथन नंबर सी है जो 3 नंबर असत्य है। क्यों है, यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको भटकाने के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों 6 महीने की जगह 1 साल लिख दिया जाता है, या फिर दोस्तों केंद्र की जगह प्रांत लिख दिया जाता है, या प्रांत की जगह केंद्र में द्वैध शासन, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित और भी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर जो पूछे जा सकते हैं वो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है उसका दोस्तों भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और उसके बाद में दोस्तों 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो लागू कब हुआ, 1921 में। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लागू कब हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये दोस्तों तभी संभव है जब आपके हाथ में एक कलम और एक नोटबुक होगी और आप नोट करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नोट के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि राज्य परिषद ऊपरी सदन जिसे कहते हैं 5 वर्ष के लिए और विधानसभा निचली सदन 3 वर्ष के लिए, उस समय का ये प्रावधान था। वर्तमान में स्थितियाँ बदल गई है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इस समय से भी वर्तमान से भी पूछा जा सकता है, उस समय के जो क्वेश्चन है उससे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो ये भी देखेंगे। और उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संपत्ति कर या शिक्षा से संबंधित जो आधार था, सीमित संख्या के लोगों को मत दान देने का अधिकार जो था उसमें भी परिवर्तन किया गया। और यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण समिति लोक सेवा समिति का गठन किया गया। और उसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1926 में जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तब दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1926 में। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया जाता है। अब दोस्तों आपको पता है बजट कौन प्रस्तुत करता है, किस टाइप से बनता है, ये सब बातें दोस्तों आपको संविधान यानी भारतीय पॉलिटी पढ़ने पर समझ में आएगी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है, जिसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। ये अधिनियम सन 1921 में लागू हुआ और लागू होने के बाद में दोस्तों आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि ये लागू कब हुआ था। तो इस टाइप से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1992 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। अब दोस्तों ये जानकारी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किस टाइप से इससे क्वेश्चन बन सकता है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस एक्ट के तहत केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर अधिकृत सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है और बढ़ाने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे इसमें विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया जाता है। और बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर बहस करने की शक्ति दी जाती है और सरकार से प्रश्न पूछने की भी शक्ति प्रदान कर दी जाती है। अब दोस्तों वर्तमान समय में जो भी ये बजट पर बहस या फिर सरकार से जो भी क्वेश्चन पूछने की जो शक्ति है, जो पावर दिया गया है, वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी दोस्तों इलेक्शन से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया गया, जो वोट देने का अधिकार है उससे संबंधित यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों 1909 का जो एक भारतीय परिषद अधिनियम था उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था, वो देख लेते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस अधिनियम से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। कथन नंबर 1 है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 सही है तो आप बता सकते हैं, 2 सही है तो, या 1 2 3 4 कौन कौन सा सही है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि सही कौन सा है, इसका राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो बी है ये सही है। कथन 1 और 3 असत्य है। 1 नंबर भी गलत है, 2 नंबर भी गलत है। क्यों गलत है यहाँ पर देख लेते हैं। विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति या फिर जो अधिकार है पहली बार दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रदान किया गया, न कि 1909। नंबर 1 हो गया ये गलत, बहस करने की शक्ति जो पहला था। अब तीसरे को देखते हैं। तो तीसरे में दोस्तों यहाँ पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। बजट पर मतदान करने एवं पूरक जो प्रश्न पूछते हैं तथा सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने की शक्ति विधान परिषद को भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा प्राप्त होती है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये दोस्तों आप देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब की गई, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे।
ये दोस्तों 1909 का अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ये जो निर्वाचन प्रणाली है इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं वर्तमान में, वो भी दोस्तों इसी की देन है। यहीं से आप दोस्तों अब देखिए, समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों आज वर्तमान में जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जाति पर लड़ते हैं या किसी भी प्रकार की जो लड़ाई होती है दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे है वो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था होगी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। तो यहीं से दोस्तों धीरे धीरे बीज पड़ जाते हैं किसके, भारत और पाकिस्तान के विभाजन, और धर्म के आधार पर ही विभाजन मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मुस्लिमों ने क्या किया, यहाँ पर अलग मतदान का अधिकार दिया, वैसे उन्होंने क्या किया, मांग कर दी शुरू कि हमें अलग से हमारा राष्ट्र बनाना है जिसका नाम पाकिस्तान होगा और वो मुस्लिम कंट्री होगी। मतलब ये जो भारत का विभाजन है वो भी दोस्तों यहाँ पर आप उसके बीज देख सकते हैं। उसके बाद में इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, न कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब दोस्तों यहाँ पर 3 में क्या दिया गया है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। गलत है, इसको किस नाम से जाना जाता है वो भी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। अब दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार ये इससे संबंधित है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन के भीतर से भी वन लाइनर क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। अब दोस्तों पहला भारतीय कौन था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो विधि सदस्य बना और वायसराय की कार्यपालिका जो परिषद है उसका सदस्य भी बनने वाला पहला भारतीय था। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सर अरुडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से अर्थात मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये मार्ले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये मिंटो, अब मार्ले कहाँ था, कौन था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 60। और उसके बाद में दोस्तों पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में छूट कर दी जाती है और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के अनुपात में या फिर परिषदों में अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल जाता है इस अधिनियम के द्वारा। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर विधान परिषद में किस प्रकार से बहस कर सकते हैं या किस प्रकार यहाँ पर कार्य प्रणाली होती है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे पृथक निर्वाचन व्यवस्था और इस व्यवस्था में हम किस टाइप से सरकार से क्वेश्चन पूछने की या फिर इनको चुनने का, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है और उसके लिए दोस्तों आपको नोटबुक अपने पास होनी चाहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ऑप्शन भी दे रखे हैं और इनका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियादी या फिर बुनियाद डाली दोस्तों किसने,
ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियादी नींव डाल दी थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ हुई। ये दोस्तों भारत परिषद अधिनियम, ये आपका दोस्तों 1861 रहेगा, यहाँ पर 61 है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से जो अधिनियम है, इन अधिनियमों में किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया। ये दोस्तों आपको मैंने अभी बताया जस्ट ही, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल या प्रणाली का शुभारंभ किया था, प्रारंभ किया था। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किस प्रणाली के तहत हुआ, तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909। उसके बाद में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 किस पर आधारित था। ये है दोस्तों आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर था, न कि मार्लिमेंटो। ये इस टाइप की नेहरू रिपोर्ट। इससे संबंधित दोस्तों आपको प्रत्येक रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ये दोस्तों केंद्र और प्रांतीय जो सरकार थी, सरकारों की अधिकारिता को यहाँ पर परिभाषित किया। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथी जो भी है पढ़ने वाले, उन पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए किसी भी ज़रिए से दोस्तों शेयर कर सकते हैं और उन्हें दोस्तों पढ़ने के लिए आप कह सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा, सुना, समझा और अब तक जितने भी वीडियो पॉलिटी के आपने देखे हैं सबके नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसा मैं आपसे विश्वास करता हूं, आशा करता हूं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।